दतिया का दंगल। नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें 28 साल पुराने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। अब इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। राजेंद्र भारती के खिलाफ जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था, तभी से भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी चुनावी तैयारी में जुट गए थे। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। इसके बाद उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरे होने के बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2023 में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जब हार का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, ये वादा है। और नियति देखिए, 5 साल के पहले ही दतिया में उपचुनाव होने जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 मतों से हराया था। हालांकि अपनी हार के बाद भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में लगातार सक्रिय रहे। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि जैसे ही उन्होंने डबरा में नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की किस्मत बदल गई। ये उपचुनाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए होगा कितना आसान या चुनौतीपूर्ण, कांग्रेस अब अपने तर्कस से निकालती है कौन सा ऐसा तीर। क्या भारती के परिवार से होगा कोई उम्मीदवार? तमाम मसलों पर करेंगे खास चर्चा, बिग डिबेट, खास मेहमानों के साथ। तो दतिया उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और 6 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पास सबसे पहले चलते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन जी का मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले प्रदीप तिवारी जी, मैं आपके पास में आता हूं। जी नमस्कार। जिस तरह से दतिया में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये भी संयोग ही कहेंगे प्रदीप जी कि जब 2023 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा के चुनाव हारे थे, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि मैं वापस लौट के आऊँगा। लेकिन इतने जल्दी और उसी रूप में जिस रूप में वो चुनाव हारे थे, क्या उम्मीद थी प्रदीप जी? देखिए, दतिया जो चुनाव है वो काफी चर्चा में इसलिए रहा कि पिछले जब चुनाव नरोत्तम जी हारे थे तो उसका मूल कारण था लोगों का जो वहां मानना था कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई उनसे, या बीजेपी के पक्ष में उस समय वहां का चुनाव नहीं था, लोग काफी नाराज थे। लेकिन एक बड़ा ये कारण है ये उपचुनाव होने का कि जो वर्तमान विधायक वहां से हैं उनके ऊपर आरोप भी लगा हुआ था, और ये आरोप इतना संगीन था जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। तो मुझे लगता है कि इसी आधार पर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि पुनः इस बार चुनाव कराकर और वहां की सीट कंफर्म की जाए। तो ये कई वर्षों, कई 2-3 सालों से ये मामला, इनका प्रकरण चल रहा था और इसकी सुनवाई अभी हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है इनके खिलाफ। तो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया बनाई और उसके आधार पर निर्वाचन इस बार करा रही है वहां दतिया में। मुझे लगता है कि अब जो पिछली जो गलती हुई थी बीजेपी से, वो इस बार गलती नहीं हो पाएगी। इस बार बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ क्या क्या प्रदीप जी,
जिस तरह से एक ख़ास बात ये रही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कि 2023 का वो चुनाव हारे, लेकिन हार के बाद वो हताश नहीं हुए, लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए रखा। क्या उसका लाभ इस अब जब उपचुनाव हो रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा? और वो चीज़ें जो बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक तौर पर वो कह चुके हैं कि हमसे ही भूल रही होंगी जब इस तरह की स्थितियां हुई हैं और मैं भूल सुधारता हूं, या जनता के सामने जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, कितना पॉजिटिव इसको मानते हैं और राह कितनी आसान होगी या कितनी कठिन होगी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए? नरोत्तम मिश्रा ही 6 बार के विधायक रहे, एक बार उन्होंने चुनाव हारे हैं और मुझे लगता है कि जनता का से निरंतर उनका लगाव रहा है। वो दतिया में आप देखें तो भोपाल में रहते थे, लेकिन वो शुक्रवार, शनिवार और इतवार वो दतिया में ही रहते थे। और दतिया में अभी जो उन्होंने शनि मंदिर का निर्माण कराया है वो अद्भुत है, कल्पनीय है, और इसके चलते ही वहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उससे काफी प्रभावित है। और वो कभी ऐसा नहीं रहा, वो चूंकि संगठनात्मक स्थिति ऐसी बनी वहाँ, और कई बार लगातार विधानसभा में वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर है कि कहीं न कहीं कुछ कमियां हो जाती हैं व्यक्ति से, या मन में कोई ऐसी बात रही होगी लोगों के, जिससे वो चुनाव इस बार हार गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उनका जो जनता के बीच में प्यार है, उनकी जो व्यवहार है, उसके कारण उनको इस बार फिर वोट मिलेगा। अगर बीजेपी उनको कैंडिडेट बना रही है तो आप ये मानिए कि इस बार भी कांग्रेस के लिए कठिन राह होगी। देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा मामला ये था कि जो वहाँ इलेक्टेड विधायक थे, वो उनके साथ एक बड़ी कमी थी कि जिस प्रकरण को लेकर वो कोर्ट गए थे वो काफी वर्षों से लंबित था, और उसमें जब जजमेंट आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये प्रकरण में वास्तव में इनके खिलाफ होना चाहिए, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, और जजमेंट के आधार पर निर्वाचन आयोग ने सीट रिक्त की है विधानसभा ने, और उसी के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। उसी के आधार पर चुनाव। और प्रदीप जी, दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, आवाज मिल रही है? चलिए, अभी संपर्क धैर्यवर्धन शर्मा साहब से हमारा नहीं हो पा रहा। प्रदीप जी, एक बार और आपके पास में आता हूं एक अहम सवाल के साथ। हालांकि आज का ऐसा विषय था कि आज की चर्चा में कांग्रेस का प्रवक्ता भी होते, कांग्रेस के प्रवक्ता भी होते तो बेहतर चीज़ें सामने आती। हालांकि अभी कांग्रेस 3 दिन मध्य प्रदेश में मौन व्रत पर हैं, इसीलिए वो टीवी डिबेट पर नहीं बैठेंगे। प्रदीप जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आपने बिल्कुल कहा कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंजिंग होगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से लगातार सक्रिय रहे और वो उसी मोड में रहे कि जैसे किसी भी समय चुनाव हो सकता है, इसका फायदा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा। जो गतिशीलता बनी रही, जो लगातार जनता के बीच में उनका संपर्क बना रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिचकिचाए नहीं जनता से कहने में कि हाँ, मुझी से कुछ गलतियां रही होंगी और मैं उसको स्वीकारता हूं। ये जो पॉजिटिव थॉट के साथ वो आए हैं, इसका कितना फायदा आप देखते हैं इस चुनाव में नरोत्तम जी के लिए? लेकिन निश्चित तौर पर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा लगातार अपने क्षेत्र में बने रहे, और ये जो इलेक्शन है, लोगों से जो क्षेत्र की जनता है उसकी हमेशा पर सुनते भी रहे, उनकी सिफारिशें करते रहे, उनकी जो समस्याओं का उसका निराकरण करते थे, जनता दरबार लगाते थे, वो कई सारी मीटिंगों में जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सीट रिक्त हुई है, उस रिक्त सीट पर करते हैं, उसने सभा में स्वीकार भी लिया है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इस बार वो गलती नहीं हुई, और ये प्रयास करेंगे कि हम उसको ठीक करें, उस गलती को। तो इस तरह का ये उदार मन है, ये जो होता है नेताओं में, ये मुझे लगता है कि जनता के बीच की एक खाई जो थी वो कम होती चली जाती है। और इस बार उनको अगर टिकट पार्टी दे करके लड़ाती है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी मतों से वो स्थिति में रहे। देखिए, कांग्रेस को वहाँ जिस तरह से कांग्रेस की भी छवि बनी है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को नेता का सम्मान करना चाहिए, वो सम्मान कम होता जा रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बने रहे और सम्मान भी इनका जारी रहा। चलिए, बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आता हूँ। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूँ धैर्यवर्धन जी आपका। जी नमस्कार। मेरा सा सवाल दतिया उपचुनाव को लेकर, चूंकि
एक तो ये है कि शायद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, भाजपा में ने ही नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने पहले 2023 में ही जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे हार के बाद, तो उन्होंने कहा था एक शेर के माध्यम से कि मैं वापस लौट कर आऊँगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर अब सीधे चुनाव पर आते हैं। चूँकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, 30 तारीख को वोटिंग होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, कौन से ऐसे फैक्टर रहेंगे और क्या चैलेंजिंग दतिया सीट को भारतीय जनता पार्टी मानती है? देखिए, दतिया में जिस प्रकार का परिणाम पिछले चुनाव में आया था, उसके बाद जनता बहुत निराश है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक बनाया, उन्हें लगा कि शायद ये नरोत्तम जी से लाइन लंबी करेंगे, पर वो तो अपनी लाइन मिटा दी उन्होंने, खुद की भी मिटा दी, क्षेत्र की भी मिटा दी। जो बहुत लंबी लंबी कुलांचे भर रहा था दतिया का क्षेत्र, विकास की इबारत की बात कर रहा हूं मैं, वो सिमट के रह गया। लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो यात्रा उन्होंने दतिया में देखी है, उसको एक बार फिर वे जन समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का शक और संदेह नहीं है। धैर्यवर्धन जी, आप अगर लाइन की ही बात करें, छोटी बड़ी लाइन की, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो लाइन थी 2023 के चुनाव में छोटी पड़ गई। लेकिन अब क्या मानते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से अपनी लाइन को दतिया में बढ़ाया है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, मुझसे ही चूक रही होगी? लेकिन अब क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी दिखती है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, या फिर पार्टी जो कुछ फैसला वहां पर लेगी इस चुनाव को लेकर, तो किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उनके व्यक्तित्व की सरलता है, सदाशयता है, उनके व्यक्तित्व में मिठास है, आत्मीयता है। इसलिए वे लोगों के बीच जाकर के अपने, यदि किसी प्रकार की नाराजगी उनसे किसी को है तो उसको जानने का प्रयास किया उन्होंने। और जब नेता इस स्तर पर आता है कि भाई मुझसे कोई तकलीफ हुई हो, मैं समय नहीं दे पाया हूँ, आपसे वार्तालाप में कोई कमी रह गई हो, कुछ भी हो मुझे बताइए, तो लोगों में बहुत माधुर्य उत्पन्न होता है, नेता के प्रति लगाव पैदा होता है, सहानुभूति और अपनत्व का भाव पैदा होता है। और दादा में ये खूबियां हैं और उसका परिचय उन्होंने इस दौरान दिया भी है। जी बोलिए धर्मेंद्र। पर मैं इतना कहूंगा कि देखिए, एक प्रयोग किया था जनता ने, कारण जो भी रहे हो, पर चूंकि नरोत्तम जी वहाँ चुनाव हारे थे, कांग्रेस पार्टी वहाँ विजेता रही थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ लाइन हमारी छोटी हो गई थी। आपने भी यही कहा है। पर अब नए सिरे से अग्नि परीक्षा के दौर से तो जीते हुए व्यक्ति को ही गुजरना था, पर वे तो अयोग्य भी हो गए। अब कांग्रेस पार्टी के पास वहाँ कोई ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है। अब वो तो चेहरा ढूंढेंगे, चेहरे को लेकर भी उनके बहुत सारी दिक्कतें हुई जब प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में इस प्रकार का रायता फैला हुआ है, इस प्रकार की मुठभेड़ हो रही है, इस प्रकार की गैंगवॉर हो रही है। तो दतिया में भी अंदर खाने में क्या क्या नहीं चल रहा होगा, वो सब भी लोग देखेंगे। पर कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो विकास की इबारत लिखी, स्पेशली दतिया को तो मानो पंख लग गए। कोई कल्पना कर सकता है दतिया का आदमी हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली आने लगेगा? हवाई अड्डा बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, वहाँ तमाम सारे बड़े बड़े कार्यालय बन गए, कोर्ट के, कलेक्ट्रेट के, अन्य विभागों के, केंद्र के कृषि मंत्रालय का भी वहां पर कोई बड़ा उपक्रम है। कल परसों दतिया के लोग बैठकर के चर्चा कर रहे थे, गैर राजनीतिक लोग। तो इतने बड़ी बड़ी बातें दतिया में हुई है कि ये बीच का जो सन्नाटे का दौर गुजरा, उससे जनता को लग रहा है कि ये दौर ठीक नहीं था, बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों। चलिए धर्मेंद्र जी, चेहरे की बात आपने कही कि चेहरा, लेकिन आज हमारे पास भी डिबेट में कांग्रेस का चेहरा नहीं है, क्योंकि आज 3 दिन तक जो कांग्रेस है वो मौन पर है। अगर वो होते इस चर्चा में तो उन्हीं से पूछते कि कौन सा चेहरा होगा, क्या राजेंद्र भारती के परिवार से ही कोई चेहरा होगा, या किस तरह का चेहरा वो इस चुनाव में लेकर आएंगे। आप बने रहिए धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा।
मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी साहब के पास एक बार फिर आता हूं। प्रदीप जी, वैसे अगर दो चीज़ें हैं दतिया को लेकर, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसा एक नेता, एक ऐसा चेहरा, और हमने देखा, आपने देखा लंबे समय से कि संकट मोचक उन्हें सरकार में कहा जाता था। फ्लोर पर कई बार उनके संसदीय ज्ञान को देखा गया, सरकार के किस तरह से उन्होंने बचाव किया वो देखा गया, और फिर एक ऐसा चेहरा वहाँ से चुनाव हार जाता है। दूसरी बात ये भी है कि इससे पहले भी 23 के पहले की चुनाव कहीं ना कहीं बहुत रस्साकसी भरे, हालांकि लगातार वो वहाँ से जीते, लेकिन रस्साकसी वाले चुनाव रहे हैं। क्या दतिया की एक जो विधानसभा सीट है उसकी एक अलग तासीर है, इसीलिए इस तरह की जद्दोजहद एक ऐसे चेहरे को, एक ऐसे नेता को वहाँ करना पड़ती है? दतिया, जो धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि तमाम सारी चीज़ें मैंने स्वयं वहाँ पर जाकर देखा कि दतिया किस तरह से बदला है, किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं हुई हैं, तो क्या एक जो सीट वहाँ की है प्रदीप जी, वो अपने आप में एक अलग सीट है, इसीलिए एक चैलेंजिंग हो जाती है इतना करने के बाद भी? देखिए, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी एक प्रभावशाली लीडर रहे और बरसों से राजनीति कर रहे हैं। कई पंचवर्षीय वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे और लगातार। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं छोटी जो कमियां रही संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें, या कार्यकर्ताओं से नाराजगी रही होगी या पार्टी से नाराजगी रही होगी, जिसको उनको इस बार पिछली बार झेलना पड़ा। आप देखें तो जब सरकार 2018 में सरकार कांग्रेस की गई थी और बीजेपी विपक्ष में थी, तो उस समय भी वो काफी प्रभावशाली से निकलकर बाहर आए नरोत्तम मिश्रा जी ने और सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम किया। और यही कारण है कि पुनः सरकार स्थापित हो गई मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ऐसे कद्दावर लीडर का प्रभाव पहले से ही था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी में सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये रही कि वो चुनाव हारने के बाद भी वो बैठे रही, वो निरंतर उनके, आप देखें तो बंगलों में भी, भोपाल में भी जाते थे कार्यकर्ताओं के, दतिया क्षेत्र से, ग्वालियर से आने वाले, इवन की अन्य क्षेत्रों से आने वाले भी लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्या लेकर, और उसका निराकरण वो स्वयं करवाते थे। तो वो निरंतर संवाद जनता से करते थे। दतिया के जो लोग थे उनको निरंतर उनका जो आवश्यकताएं थी, ग्राम पंचायतों की या कोई क्षेत्र में काम मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, सड़कों का मामला हो, तो उससे मुख्यमंत्री जी से मिल करके और मंत्रियों से मिलकर प्रगति की ओर का जो माध्यम था उनका, चुनाव हारने के बाद में उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज जब जनता के बीच वो जाते हैं तब पर भी लोगों का प्यार उनको मिल रहा है। आप देखें तो जब उनकी सभा होती है अभी भी, तो जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो हजारों के उसमें वहाँ पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो छवि है उनकी नरोत्तम मिश्रा जी की, वही प्रभावशील है और उसी कारण मुझे लगता है कि इस बार उनको फिर से विजय मिलने की स्थिति बनी। चलिए, विजय मिलने की बिल्कुल प्रदीप जी आप बेहतर बात कर रहे हैं कि भले वो मंत्री नहीं थे, भले वो विधायक नहीं थे, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रति विकास को लेकर वो लगातार संजीदा रहे और लगातार वहाँ पर काम करवाते रहे। धैर्यवर्धन जी के पास एक बार फिर आ जाता हूँ। धैर्यवर्धन जी, एक अहम सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये उपचुनाव हो रहा है इस सीट पर, और यहाँ से देखा जाए 28 की तरफ बढ़ते हुए हम देखें तो लगभग 2 साल चुनाव के लिए बचेंगे। दो चीज़ें हैं, क्या एक इसको लिटमस टेस्ट भी माना जाए कि अब मध्य प्रदेश में क्या की चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी इस सीट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी, मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे होंगे, अनेक अधूरे कामों को पूरा करना होगा। इस दौरान जो सन्नाटा गुजरा है, जो शांति रही, कुछ नहीं हुआ, उस अवधि के लिए भी पूर्ति के लिए कुछ काम करने होंगे। तमाम विकास कार्य मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और हमारे प्रत्याशी के दिमाग में है, नरोत्तम जी के दिमाग में भी होंगे। वो सब काम होंगे। और देखिए कि जब सरकार और पार्टी तय करती कि हमें काम करना है तो टॉप गियर में गाड़ी चलाई जाएगी। और चूंकि लेकिन क्या धैर्यवर्धन जी, काम के अलावा भी कोई एक अलग तासीर है क्या इस सीट की? अगर काम के लिहाज से देखें तो आपने भी पहले जिक्र किया और प्रदीप जी भी कर रहे हैं, और तमाम सारा काम दतिया में हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं एक जनता का जो मूड है वो शायद नरोत्तम जी 2023 में नहीं भाप पाए? आप शायद इतने दिनों में वो चीज़ जो बात कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने संपर्क किया, लगातार अपनी बातों को कहा, तो एक जनता को भांपना
जो है वो कहीं ना कहीं एक अहम हो गया इस चुनाव में। देखिए, जो भी परिस्थिति रही वो चुनाव की परिस्थिति अलग थी जी। कहीं ना कहीं भापने में प्रत्याशी को, पार्टी को, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तो कमी रही, कहीं तो चूक हुई है, तभी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ पाया। पर मेरा ये कहना है कि वो बात अब निकल चुकी है जी। अब जो जनता ने जिनको चुनाव जिताया उनके चेहरे पर कालिख लग गई, वे दागदार होकर के कोर्ट के द्वारा अयोग्य घोषित हुए, उनको हटाया गया है विधायकी से। ये सब चीजें अब लोग तराजू में तोलेंगे और व्यक्तिगत कोई खुन्नस अगर किसी कारण से कभी कभी। अच्छा, ठीक है धर्मेंद्र, एक चीज पॉजिटिव उस पर आ जाते हैं, कितना क्या आप उम्मीद करती है, पार्टी क्या उम्मीद करती है, कितनी बड़ी जीत एक देखते हैं आप दतिया में? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात अभी करना ठीक नहीं है, पर जनता आशीर्वाद देती तो भरपूर देती है, दोनों हाथों से देती है। और ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों क्या डिपेंड करेगा कांग्रेस कैंडिडेट पर? जी, क्या डिपेंड करेगा कांग्रेस कैंडिडेट पर? नहीं, इस चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट पर कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इस समय बहुत खराब दौर से गुजर रही है जी। और उनके यहाँ भी वो प्रत्याशी जिस गणित से भी लाएंगे, दूसरा गणित उसके विपरीत होगा। ये हालात हैं दतिया में। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पास बहुत डेंट कांग्रेस को लगने वाले इस चुनाव में, बहुत खोना पड़ेगा कांग्रेस को बहुत कुछ, और कांग्रेस के उम्मीद से ज्यादा विपरीत परिणाम आएगा इस बार। चलिए, तो दतिया का दंगल अब शुरू हो चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है, 30 तारीख को मतदान होगा, तीन को रिजल्ट आएंगे, देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है दोनों मेहमानों का। धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो 36 बात करें दतिया विधानसभा उपचुनाव की, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं, और देखना होगा कि जिस तरह का मुकाबला है पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के बीच किस तरह की चीज़ें दिखती हैं, या फिर पार्टी किस तरह का फैसला, किस तरह का डिसीजन इस सीट को लेकर लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कौन सा कांग्रेस का एक कैंडिडेट होगा वो भी 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो दतिया का दंगल है, जो दतिया का विधानसभा का उपचुनाव है, निश्चित तौर पर जो सियासी संग्राम है वो यहाँ पर चढ़ चुका है। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।